हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपनी पार्टी की तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन भिजाया है और हमने उनसे गुजारिश की है कि आप हमको एक डिटेल एक्सप्लेनेशन दीजिए। हमारे जो कंसर्न्स हैं और हमारे जो सवालात हैं, सबसे पहले ये है कि 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव से पहले वोटर लिस्ट पे हुआ, अभी आप समरी क्या इंटेंसिव रिवीजन कर रहे हैं और हम ये बताना चाह रहे हैं कि एक रिवीजन हो चुका है 29 अक्टूबर से 6 जनवरी तक। अब ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कि जो इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, जो पिछली बार बिहार में हुआ था, 2003 में था, उस जब हुआ था तो 1 साल का टाइम था लोकसभा चुनाव के लिए और 2 साल का टाइम था विधानसभा के चुनाव के लिए। अब आप ये कह रहे हैं कि ये सब जो प्रोसेस है ये 1 महीने में खत्म हो जाएगी, माने 1 अगस्त को EROs को BLOs दे देना चाहिए, फिर दूसरा वो पब्लिश हो जाएगा 1 महीने के बाद, तीसरा सितंबर में फाइनल रोल आ जाएगा। जो इतना जल्दी कैसे होगा? आपकी तो BLOs की ट्रेनिंग भी नहीं हो पाएगी। तीसरी बात यह है कि आपने BLO ऑफिसर को जो पावर्स दिए हैं, इतने खतरनाक पावर्स आप दिए हैं कि वो ये तय करेगा कि कोई भारत का नागरिक है या नहीं। उसको अनब्रिडल पावर्स आप दे चुके हैं कि घर जाएगा नहीं जाएगा, 3 मरतबा जाएगा नहीं जाएगा, क्या होगा। और फिर ERO और AERO ये केसेस को रेफर कर सकता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। तो ये तो वाइड स्प्रेड डिसएनफ्रेंचाइजमेंट भी हो सकता है इसमें। वाइड स्प्रेड आप देखिए, अगर नाम नहीं आएगा वोटर लिस्ट में, किसी की लाइवलीहुड पर असर पड़ सकेगा। और साथ ही साथ हम ये जानना चाह रहे इलेक्शन कमीशन से कि आपके पास कोई क्वांटम रेशियो है कि कितने इलीगल इमिग्रेंट्स हैं? ये डेटा कुछ है तो बताइए ना हमको। और आखिरी बात यह है कि ये जो आप कह रहे हैं कि 87, आप इसमें कह दिए हैं कि जो वोटर पैदा हुआ 1/7/87 से पहले, उसको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा अपने डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ का, नंबर 1। जो वोटर पैदा हुआ 1/7/87 और 2/12/2004 के दरमियान में, तो उसको अपना डेट बर्थ सर्टिफिकेट या अपने माता का या पिता का देना पड़ेगा। और जो वोटर पैदा हुआ 2/12/2004 के बाद, उसको खुद का देना पड़ेगा, अपनी मां का भी और पिता का भी देना पड़ेगा। हमको ये बताइए कि सीमांचल का एक इलाका है, साल में 2 महीने वहां पर जमीन कट जाती है, हजारों एकड़ जमीन कटती है, घर बह जाते हैं, कई अस्पताल जो हैं बंद हो चुके हैं बिहार में, जैसा पुल गिरता है अस्पताल भी बंद हो जाते हैं, कई इसमें म्युनिसिपैलिटीज मर्ज हो चुके हैं, कई पंचायत मर्ज हो चुके हैं, आग लगती है। ये कैसे होगा 1 महीने में सब चीजें ये? और फिर हम अपने रिप्रेजेंटेशन में उनको हवाला दिए हैं सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का, जिसका नाम है लाल बाबू हुसैन, जो सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में दिया था। तो ये सब चीजें हम इसलिए इलेक्शन कमीशन ने ऑल पार्टी मीटिंग भी नहीं बुलाई। इतना जल्दी कैसे होगा? आप अपने BLOs को ट्रेनिंग नहीं देंगे और BLOs को आप पावर्स दे रहे हैं। इसीलिए हमको अप्रेंशन है कि कई लोगों के नाम नहीं आएंगे। और सारी दुनिया जानती है कि बिहार के नौजवानों का पलायन होता है। बिहार का नौजवान पंजाब की खेतों में काम करता है, केरल के खेतों में काम करता है, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली की होटलों में काम करता है। कैसे होगा बताइए ये वहां? अच्छा, और कितने लोगों के पास ये सब डॉक्यूमेंट्स रहेंगे बताइए? ये सब चीजें इसलिए हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस पर हमारे रिप्रेजेंटेशन में गौर करे, किसी भी जेन्युइन इंडियन का नाम मिस ना हो, वोटर्स को अपना वोट मिले डालने के लिए, वरना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये।
सर, आप इस बात से इनकार नहीं करते क्या कि सीमांचल जैसा एरिया है वहां पे घुसपैठी है? कहाँ? अच्छा, नहीं घुसपैठी है। बताइए कितने परसेंट घुसपैठी है? तो ये जो नहीं, आप कैसे मानेंगे आपकी बात को? घुसपैठी का अगर आप कह रहे हैं तो डेटा तो कुछ होना चाहिए कि आप अगर उस कंक्लूजन पे आप आ रहे हैं, आपके डेटा क्या है, उसका क्वांटम रेशियो क्या है, बताइए आप। और फिर ईसीआई के पास इन डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटनाइज करेंगे, उसका डेटाबेस क्या है, बताइए आप। देखिए 87 का आप कट ऑफ दे रहे हैं, 38 इयर्स हो चुके हैं। अगर घुसपैठी है तो फिर 2024 के चुनाव में घुसपैठी वोट डाले थे क्या? अगर घुसपैठी है, चलिए मान लिए, तो क्या 2024 के चुनाव में इसीलिए ये रिजल्ट आया क्या? तो फिर हम क्वेश्चन करेंगे 2024 के चुनाव को भी, रिजल्ट को भी। फिर ये कौन सी बात हुई? घुसपैठी है भाई, इंडियंस को ही बात कर रहे हैं, तो उसके लिए आप बताइए ना हमको। तो आप इलेक्शन कमीशन की कैपेबिलिटी पे क्यों सवाल उठा रहे हैं? नहीं, देखिए इलेक्शन, देखिए एक्सरसाइज करेंगे। बिल्कुल संविधान के लिहाज से इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है। हम इलेक्शन कमीशन से हम पूछ रहे हैं कि पिछले बार जब समरी इंटेंसिव रिवीजन हुआ था, 2 साल थे विधानसभा चुनाव के लिए, 1 साल था लोकसभा चुनाव के लिए। आपने एसएसआर किया, कब किया आपने एसएसआर? आपने एसएसआर किया 29 अक्टूबर से 6 जनवरी 2025 तक। अब बताइए, एसएसआर आपने किया तो उसमें क्या घुसपैठी थे? और आपने फिर मीटिंग ली, किसकी मीटिंग ली? आपने जो इलेक्शन पार्टीज होते हैं, बीएलएस के कितने 280 10 रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग ली। आपने उनसे कहा था कि उस ट्रेनिंग में एक एसआईआर होगा। फिर आपने 26 मई 2025 को इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बीएलओज ईआरएस की ट्रेनिंग होगी, तो क्या उसमें एसआईआर की आपने बात की थी? तो यही हम कह रहे हैं कि लाल बाबू हुसैन का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हैरेसमेंट एंड कमोशन की बात की थी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बात की थी कि ऑन इश्यू ऑफ रशिंग एंड कंप्लीटिंग द टास्क इन अ टाइम बाउंड मैनर, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हैविंग वन नेम्स ऑफ द प्रीवियस इलेक्टोरल नेम्स डिलीटेड। इसको हम गौर करें। हम अपनी रिप्रेजेंटेशन ईसीआई को भिजाए हैं। सर, आप अपने एक्स हैंडल से ये भी आरोप लगा रहे हैं कि गुप्त तरीके से एनआरसी को लागू कर रही है। बिल्कुल भाई, मैं तो ये कह रहा हूं कि एनआरसी में थोड़े सुप्रीम कोर्ट के सेफगार्ड्स हैं, इसमें तो वो भी नहीं है। आप हमको ये रैशनल बताइए ना। ये जो 87, अगर कोई वोटर 1787 से पहले पैदा हुआ, कोई वोटर अगर 1787 से 2012-2004 के दरमियान में पैदा हुआ, जो वोटर 2/12/2004 के बाद पैदा हुआ, ये तो सिटीजनशिप एक्ट में है ना। बताइए इसका रैशनल क्या है? अच्छा, कितने बिहार प्रदेश में कितने लोग डॉक्यूमेंट है, बताइए आप मालूम करिए। अच्छा, बीएलओ को इतनी अनबिल्ड पावर्स क्यों दे रहे हैं? अगर कोई बीएलओ जाएगा और 2 से 3 मर्तबा जाएगा और कोई नहीं रहेगा, तो उसको ये राइट है कि वो लिख दे ये डाउट है। और जब वो लिख देगा तो अगर किसी बिहारी का नाम नहीं आएगा वोटर लिस्ट में, उसको नौकरी कौन देगा? तो सब होगा ना, उसको नौकरी कौन देगा? अब ये डराने के लिए नहीं कह रहे हैं, ये सच्चाई। इसलिए हम ईसीआई से हम ये गुजारिश कर रहे हैं, रिक्वेस्ट करें कि हमारे रिप्रेजेंटेशन को आप गौर करिए, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए। और ये काम इतनी जल्दबाजी में कैसे होगा बताइए? आप तो बीएलएस को ट्रेनिंग भी नहीं दिए। सर, जो बिहार की सियासत की जो दीगर पार्टियां हैं, जो हैवी स्टेक होल्डर्स हैं, हम नहीं है अभी स्टेक होल्डर। आप कैसे कह हम नहीं, क्या मतलब हैवी? हम स्टेक होल्डर हैं, बराबर हैं, बिल्कुल है। नहीं, हमारा तो नहीं, वो छोड़ दी। देखिए, एक बात सुनिए, जो पॉलिटिकल पार्टी इस पर खामोशी अख्तियार की हुई है, जो सत्ता में आना चाह रहे हैं, तुमने कितने हजार वोट से सत्ता को खो दिया? ये अलग बात है कि तुमने बेईमानी करके हमारे 4 बेईमानों को खरीद लिया, अलग बात है। मगर ये होश के नाखून लो, इस पर जागो। देखिए, मौत के बाद रोना बेकार है।
अभी तुम मरे नहीं हो सियासी तौर पर, देख लो, जिंदा रहने के लिए होश में आ जाओ। तो आप आरजेडी की तरफ इशारा कर अरे रहे हैं, हम क्या उनसे अपील देखिए, करेंगे कि आपके साथ आए इस मुहिम में? अक्लमंद को इशारा काफी है। हम देखिए, हम स्टेक होल्डर है, हमारे पेट में दर्द है तो हमको अजवान खाना है, इसलिए हम अजवान खा रहे हैं। ईसीआई को हमने अपना रिप्रेजेंटेशन भिजाया है। हम उम्मीद करते हैं कि ऑनरेबल इलेक्शन कमिश्नर्स हमारे रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे, पढ़ेंगे, हमारे कंसर्न्स को एड्रेस करेंगे, क्योंकि जब ये डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है और मेरा हथियार तो वोटर है ना, जब हथियार ही नहीं होगा तो कौन कैसे जीतेगा बताइए, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो। अच्छा, लगे हाथ जब पूछ, ये भी हम जानना चाहेंगे कि सीमांचल से बाहर निकल के आप चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अभी तक देखिए, अभी तक हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब ने ये कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी को सत्ता में आने से एनडीए को रोका जाए। इसलिए उन्होंने मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के, उन्होंने मुझसे जो कहा है, कह रहा हूं, उन्होंने बात की है। अब उनको समझ में आता है नहीं आता अलग बात है, मगर जहां तक हमारी पार्टी का मामला है, हम अपना चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। हमने 2 विधानसभा पर बहादुरगंज में और ढाका में अपने कैंडिडेट का नाम अनाउंस कर चुके हैं और हमको सीमांचल में भी लड़ेंगे, सीमांचल के बाहर भी लड़ने का पूरा प्रोग्राम और प्लान है और इस पे सख्ती से अब के बार अच्छी तरीके से कैंपेन करेंगे। एनडीए को रोकने के लिए आप महागठबंधन से हाथ मिलाएंगे? अख्तरुल ईमान साहब ये कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे बिहार के अध्यक्ष हैं। लोग जानते नहीं है कि 5 साल पहले भी मैंने कोशिश की थी, इनके 2 बड़े बड़े सांसद को जाकर उस पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग के सेंट्रल हॉल में मैंने उनसे जाकर कहा था। अब अभी भी अख्तरुल ईमान साहब कोशिश कर रहे हैं कि हम भी नहीं चाहते कि भाजपा या एनडीए जीते वहां से। अब ये उनके ऊपर है, ये उनके ऊपर मुनस्सिर है, वो फैसला आजाद अपना फैसला लेने के हकदार हैं। हम अपनी पार्टी के हक में फैसला तैयार हैं। हम देखिए, हम तो इलेक्शन लड़ेंगे, चाहे अकेले लड़े चाहे महागठबंधन के साथ लड़े, ये नहीं मालूम ना। देखिए, अख्तरुल ईमान साहब जो कोशिश कर रहे हैं वो कितने कामयाब होते नहीं होते, मगर वो तो कोशिश कर रहे हैं पार्टी की तरफ से, देखिए क्या होता है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।